हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम थ्योरम 6.1 का स्टेटमेंट एंड प्रूफ करने वाले हैं। तो ऐसा लेक्चर आपने अब मैथ्स में क्लास 9th में पहली बार देखा होगा कि हम किसी किसी थ्योरम का स्टेटमेंट विद प्रूफ लेकर आए हैं। तो अक्सर अब 9th स्टैंडर्ड से आपसे थ्योरम्स के प्रूफ मांगे जाएंगे, जिसको आपको इन शॉर्ट कह सकते हो डेरिवेशंस मांगी जाएंगी, और ये फिज़िक्स में भी हैं और सेम टू सेम मैथ्स के हर एक ऑलमोस्ट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में अवेलेबल हैं। तो ये जो थ्योरम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब इनके प्रूफ्स क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो आपको आज के लेक्चर में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम 6.1 विद स्टेटमेंट एंड प्रूफ हम लेकर आए हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर यानी लाइंस एंड एंगल्स 04, जिसमें हमने लीनियर पेयर एक्सियम 6.1 एंड 6.2 के स्टेटमेंट्स देखे थे, उसके भी प्रूफ देखे थे विद एक्सप्लेनेशन। ये आना चाहिए आपको, इन शॉर्ट पता होना चाहिए लीनियर पेयर एक्सियम क्या है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सियम्स एवर, क्योंकि ये हर एक चैप्टर में हर एक थ्योरम में कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है। और आपको आज रियलाइज़ होगा कि थ्योरम 6.1 की डेरिवेशन में, उसके प्रूफ में ये लीनियर पेयर एक्सियम ही है जो सारा खेल रहा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके प्रूफ में। तो आई होप आपको लीनियर पेयर एक्सियम यानी हमारा प्रीवियस लेक्चर लाइंस एंड एंगल्स 04 अच्छे से आता होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो EM मैथमेटिक्स चैनल पर देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर्स लाइंस एंड एंगल्स के सारे देख कर आएँ। उसके बाद आपको श्योरिटी से जो प्रूफ है और स्टेटमेंट है थ्योरम 6.1 की, वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं यानी A to Z स्टेटमेंट विद प्रूफ जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो उन नोट्स में अवेलेबल होगा। तो उसका जो PDF फॉर्म है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वैसे आपको ये जो थ्योरम्स हैं इनके स्टेटमेंट्स और प्रूफ खुद के हाथों से लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्या होता है, एक तो प्रैक्टिस हो जाती है एक बार लिखने की, और खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स हमेशा बेस्ट होते हैं रादर दैन किसी और के हाथों से लिखे हुए नोट्स से, क्योंकि वो ईज़िली आपको समझ में आ जाते हैं। तो खैर, जो लोग खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं वो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लें और हेडिंग दे दें लाइंस एंड एंगल्स 05 थ्योरम 6.1। बाकी आलसी लोग डाउनलोड कर सकते हैं PDF नोट्स को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो थ्योरम 6.1 में हम सबसे पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट को जानेंगे और उसके बाद उसी को हम प्रूव करेंगे कि क्या जो स्टेटमेंट इस थ्योरम ने दी है वो सच है। तो वो हमें उस प्रूफ से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम थ्योरम 6.1 की स्टेटमेंट लिखते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेट एंड प्रूफ। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूफ दैट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम 6.1। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले अपने आंसर में ऐसे हेडिंग डालनी है स्टेटमेंट, और इस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है ज़रा हम लिखते हैं। तो ये थ्योरम जो है वो ये स्टेट कर रही है, वो ये कह रही है, इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये लाइन्स कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये हमने पढ़ा हुआ है लेक्चर नंबर 3 में, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स देख कर आया करो, फिर ही आगे आगे समझ में आएगा फिज़िक्स और मैथ्स के टॉपिक्स के लिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पिछला जो हमने पढ़ा है वो आगे आगे कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर होगा।
सो इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, ईच अदर, अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, vertically opposite angles are equal। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। अब ये हमने बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन वाली वीडियो में पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स 02 में कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते कौन से हैं। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था, यानी लाइन्स एंड एंगल्स 03 में। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको प्रीवियस टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए, उसके बाद ये सब चीज़ें जो आपको समझ में आएंगी। तो हम दो लाइंस बना लेते हैं जल्दी से, और आपको भी अपनी जो डेरिवेशन है, अपनी जो अगर आपसे पूछा जाए ये सेम टू सेम में लाइंस बनानी पड़ेंगी कोई भी दो। तो ये हमने बनाई पहली लाइन और ये हमने बनाई दूसरी लाइन। अगर कोई ऐसे बनाकर आ जाएगा तो उसे मिलेगा सबसे पहले डायग्राम के ऊपर बिग क्रॉस। गलत, क्योंकि लाइन हमने सीखा है कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। लाइन को हमेशा दोनों साइड से एरोज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बाद उसकी नेमिंग ऐसे की जाती है। तो इसको हम नाम देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी, फिर इसको हम नाम देते हैं सी और इसको हम नाम देते हैं डी। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम नाम देते हैं ओ। तो कौन से एंगल्स बनेंगे वर्टिकली ऑपोजिट? एक तो ये वाला एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट है, दूसरा ये वाला एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के पेयर्स कौन से हैं। इस तरीके से आपको अपने जो स्टेटमेंट विद प्रूफ है उसमें बनाना होगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर फिगर की इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे तो मार्क्स 100% कटेंगे। उसके बाद अब से लेके 10th या 11th या 12th के कोई भी ज्योमेट्री के चैप्टर में ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि अगर कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए प्रूफ वाला, कि आपको प्रूव करना है उस चीज़ को, तो उसमें आपको 3 चीज़ें हमेशा लिखनी हैं। 3 भी क्या, 4 ही चीज़ें, 4 भी क्या, 5 ही जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 5 चीज़ें आपको हमेशा लिखनी हैं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग स्टेटमेंट। अगर उस थ्योरम की कोई स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली थ्योरम की स्टेटमेंट तो होती है, तो वो आपने लिखनी है। क्वेश्चंस में स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस की क्या स्टेटमेंट होती है। दूसरी चीज़ है डायग्राम, फिगर, वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट फिगर एवरीथिंग इज़ इनकम्प्लीट। फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ आपने लिखना है गिवन, कि उस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। फोर्थ चीज़ टू प्रूव, आपने क्या चीज़ को प्रूव करना है। और फिफ्थ प्रूफ, जो आप अपना प्रूफ दे रहे हो। तो फर्स्ट चीज़ हमने लिख दी स्टेटमेंट, सेकंड हमने फिगर बना दिया, अब थर्ड हम लिख रहे हैं गिवन। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ए बी एंड सी डी आर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ए बी एंड सी डी आर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो हमें क्या पता चल रहा है कि ए बी एंड सी डी आर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दूसरी चीज़ क्या गिवन है? ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओ जो है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दिख रहा है आप सभी को? हाँ जी, है बिल्कुल। कुछ भी झूठ नहीं लिखना गिवन में, जो है वो लिखना है सच सच। थर्ड, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी। एंगल ए ओ सी यानी ये वाला एंगल एंड एंगल बी ओ डी। फिर दूसरा पेयर एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी, एंड एंगल सी ओ बी। एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी, यानी ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं आपस में? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये आपको लिख देना है कि ये जो हमारा एक पेयर है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर है, ये वाला, और ये जो है ये वाला। अब इसे हमें ऐसे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये और ये एक पेयर ऑफ वर्टिकली एंगल ऑपोजिट एंगल्स है तो इसे एक लाइन से किया, ये दूसरा है तो इसे ऐसे 2 कर्व लाइन से रिप्रेजेंट किया। इसके पीछे भी रीजंस हैं, तो आपको उसी तरीके से करना है। ऐसे नहीं कि सबको एक ही लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, उसका मतलब तो चारों का चारों आप एक ही पेयर बता रहे हो, नहीं। ये और ये आपस में वर्टिकली हैं तो इन दोनों को सेम
लाइन से, ये और ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट है तो ये इन दोनों को डबल लाइन से। ओके, इस तरीके से आपने चलना है। तो गिवन हमने लिख दिया, गिवन में यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हम, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा कुछ गिवन ही नहीं है। फोर्थ चीज़ जो आपने लिखनी है गिवन में वो है टू प्रूव, कि अब हमें एक्चुअली में प्रूव क्या करना है। तो हमें यही प्रूव करना है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं ये इक्वल हैं। यही तो स्टेटमेंट थी कि देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपको यही प्रूव करना है कि हाँ भाई ये एंगल जो है ये इक्वल हैं, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो मतलब इन शॉर्ट आपने एंगल AOC को एंगल BOD के बराबर बताना है और एंगल AOD को एंगल COB के बराबर बताना है। यानी ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को इसके बराबर बताना है और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को इसके बराबर बताना है। ओके, अब बताने के लिए बराबर आपको प्रूव करना पड़ेगा कुछ, तो हम लिखेंगे प्रूफ। अब ये है हमारा प्रूफ, ध्यान से सुनिए। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि CD लाइन के ऊपर रे OA जो है वो स्टैंड कर रही है। रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD। ये रे OA है, रे है ये CD लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है। और हमने लीनियर पेयर एक्सियम में क्या पढ़ा था? हमने लीनियर पेयर एक्सियम में यही पढ़ा था कि जब भी कोई रे एक लाइन के ऊपर स्टैंड करती है, जो दो एंगल्स बनते हैं एडजेसेंट एंगल्स, उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ये क्या था? लीनियर पेयर एक्सियम। देयरफॉर जो दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, यानी एंगल AOC और एंगल AOC और एंगल AOD, इनका सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। रीज़न लीनियर पेयर एक्सियम। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, लीनियर पेयर एक्सियम का यूज़ शुरू हो चुका है। अब आप जब भी कोई प्रूफ में स्टेटमेंट लिखोगे तो उसका रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रूफ के, बिना रीज़न के कोई भी चीज़ जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो मैंने जब ये लिखा कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD 180 डिग्री है, तो मुझे इसका रीज़न देना पड़ेगा कि इसका रीज़न है लीनियर पेयर एक्सियम। अगर आप ये रीज़न ना देते तो बचता प्रूफ के ऊपर काटा और फिर पूरे की पूरी मेहनत चली जाती ज़ीरो। इसलिए आपको रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है लीनियर पेयर एक्सियम में कि जब भी कोई रे एक लाइन के ऊपर खड़ेगी तो जो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री के बराबर है। इसी तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन AB। रे OD स्टैंड्स ऑन लाइन OD। इसका मतलब ये जो एडजेसेंट एंगल्स बने हैं, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, इनका सम भी 180 डिग्री होगा। अगेन वी हैव द सेम रीज़न, लीनियर पेयर एक्सियम, और इसको हम मान लेते हैं स्टेटमेंट 2। अब जब आप दोनों स्टेटमेंट्स देखोगे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, यानी ये दो इक्वेशंस लिख लो आप, इक्वेशंस ही हैं, बीच में इक्वालिटी का साइन है, इक्वेशंस हैं। आप देखोगे दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं। तो इसका मतलब जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगी। देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD। अब ये क्यों है, यादों को समझ में नहीं आता, इसको मैं रफ़ में समझाता हूँ। आपने ये अपनी प्रूफ में नहीं लिखना, रफ़ है ये मेरा, ग्रीन पेन से जो मैं लिख रहा हूँ वो रफ़ है। देखो, अगर AC के बराबर है और BC के बराबर है तो क्या AB के बराबर है? अगर आपने इस बात को समझ लिया तो इस बात को समझने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मैंने कहा अगर AC के बराबर है और BC के बराबर है तो AB के बराबर हुआ। अरे भाई हाँ, A की मम्मी C है, B की मम्मी C है, तो A B आपस में भाई बहन हुए, रिलेटेड हुए। A की मम्मी C है, B की भी मम्मी C है, तो A B या तो बहन बहन हुए या भाई भाई हुए या भाई बहन हुए, आपस में रिलेटेड हुए, इक्वल हुए। A C के बराबर है, B C के बराबर है, तो A भी B के बराबर हुआ। इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल मैथ्स। चलो अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो एक और तरीके से समझाता हूँ। AC के बराबर है, BC के बराबर है। अब इस C के जगह
मैं a लिख सकता हूँ क्योंकि c तो a के बराबर है, तो b a के बराबर आ गया। ख़त्म ना, इट्स वेरी इजी। सेम हमने यहाँ पे किया है कि अगर ये 180 डिग्री के बराबर है, ये 180 डिग्री के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए बराबर। सो नेक्स्ट क्या होगा? अब आपको दिख रहा होगा कि ये और ये कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे? एंगल ए ओ सी, अगर आप इसको इधर लेके आओगे माइनस में, जैसे हमने ऐसे लिख दिया, माइनस एंगल ए ओ डी इज़ इक्वल टू एंगल बी ओ डी, तो ये प्लस माइनस में कट जाएंगे ना आपस में। तो क्या बचेगा हमारे पास? एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। यही तो हमने प्रूव करना था, कर दिया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। हेंस हमने तो भाई अपनी स्टेटमेंट जो है वो प्रूव कर दी और बिल्कुल सही है, हेंस प्रूव्ड। तो आप अब दूसरी स्टेटमेंट को भी, यानी दूसरी इस एंगल को भी आपस में इक्वल कर सकते हो प्रूव, पर आपको यही सेम दोबारा करना पड़ेगा। तो ऐसे आप इतने टाइम वेस्ट थोड़ा ना करोगे कि हाँ इतना दोबारा, तो आप सिंपल एक वर्ड लिख दोगे कि सिमिलरली, सिमिलरली एंगल ए ओ डी इज़ इक्वल टू एंगल सी ओ बी। मतलब इसी तरीके से, इसी मेथड से सिमिलरली एंगल ए ओ डी जो है वो एंगल सी ओ बी के बराबर है। तो अब ये थ्योरम सिर्फ आपको रटने के लिए नहीं है कि हाँ इस तरीके से मैं प्रूव करूँगा, आगे के क्वेश्चंस में ये आपके काम आएगी। तो जब भी आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख जाएं, तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तभी हमने इसको ऐसे बनाया कि ये वाली लाइन जो है ये इस लाइन के सिमिलर दिख रही है, एक्चुअली सेम सेम सी है, तो ये वाला एंगल जो वो इस एंगल के इक्वल हो गया। सिमिलरली ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ये हमने क्या, कैसे पता लगाया? ये हमने ऐसे पता लगाया कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इस बात को हमने प्रूव कर दी। तो एग्ज़ाम में आपने बिल्कुल सेम अप्रोच बिठानी है। सबसे पहले लिखना है स्टेटमेंट, फिर फिगर, फिर गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, और प्रूफ को तो आपको आप क्रैम कर लो, चाहे कह सकते हो, चाहे याद कर लो किस तरीके से, चाहे दिमाग लगा लो, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि ये जो थ्योरम्स हैं ये पूछी जाती हैं 100% किसी ना किसी एग्ज़ाम में, रिटन में आपके 20 मार्क्स में या 80 मार्क्स में, किसी ना किसी भी एग्ज़ाम में ये मिनिमम 3 to 5 मार्क्स के बीच में ये थ्योरम्स पूछी जाएंगी प्रूफ के लिए। तो आपको बिल्कुल सेम तरीके से इन्हें प्रूव करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे प्रूव किया है, और आपको ये भी बात रियलाइज़ हुई होगी कि जो पिछले टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो आगे के टॉपिक्स में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं, जैसे लीनियर पेयर एक्सियम जैसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आप समझ सकते हो कि सारा का सारा प्रूफ ही लीनियर पेयर एक्सियम पे था। अगर हमें लीनियर पेयर एक्सियम ना आता तो हम ये दो इक्वेशंस ही ना बना पाते, और ये इक्वेशंस ना बना पाते तो हम ये सब यहाँ पे कर ना पाते, और हेंस हम प्रूफ भी ना कर पाते। सो हेंस सारा का सारा खेल तो लीनियर पेयर एक्सियम ने खेला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इन इक्वेशंस को नाम देना, 1 and 2। फिर आप लिख पाओगे ना फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 आपने लिखा नहीं और यहाँ पे आप लिख दो फ्रॉम 1 and 2, तो वो पूछेगा 1 क्या है भाई, बताओ तो सही। तो मैंने यहाँ पे लिखा ना 1 ये है, इसी तरीके से आपको इनको मेंशन करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये थ्योरम के प्रूफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ों को नहीं भूलना है। हाफ मार्क्स तक जो हैं वो कट सकते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों से। सो दैट्स ऑल, आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने थ्योरम 6.1 जो है प्रूव कर दी। तो अब तक इस चैप्टर में हमने दो इम्पॉर्टेंट बातें जान ली, और वो ये थी, सबसे पहली बात लीनियर पेयर एक्सियम, कि जब भी एक रे एक लाइन के ऊपर खड़ी हो रही है तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने ये जानी कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म हुए हैं वो इक्वल होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो फॉर्म हुए वो इक्वल होंगे। अब आगे के लेक्चर्स में हम इनके ऊपर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज इट इज़ समथिंग न्यू फॉर यू। कभी आपने ऐसा किया नहीं है कुछ ज्योमेट्री में, तो अब आपको पता लग जाएगा। तो दैट्स ऑल, आज के लेक्चर में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में। और अगर कोई भी डाउट है इस थ्योरम के स्टेटमेंट एंड प्रूफ के रिगार्डिंग तो उसे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछें। एक बारी फिर से याद दिला दूं तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।
आप वहाँ पे जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। याद रहे कि ये जो थ्योरम है और लीनियर पेयर एक्सियम है आपको जीवन भर याद रहे, क्योंकि 12th तक कहीं ना कहीं ये यूज़ होंगे। तो आपको जब भी कहीं दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख जाएं तो आपको अब दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, और जब भी कोई रे एक लाइन के ऊपर खड़ी हुई दिख जाए तो आपको ये पता चलना चाहिए कि लीनियर पेयर एक्सियम का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। So that's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.